दुनिया में लगभग 6 करोड़ 44 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा है। इन सड़कों ने हजारों सालों से अलग अलग इलाकों को जोड़ा है और इंसान की तरक्की में अहम रोल निभाया है। हम सभी को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, पर कुछ सफर दूसरों से ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। यहाँ गाड़ी चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। बोलिविया से इंडिया तक, हिमालय से आर्कटिक तक, एक सड़क कुछ लोगों को जिंदा रखती है। आज कैसे भी पहुंचना है मुझे वहाँ। कुछ मंचलों के लिए खेल का मैदान कई बार मौत की वजह बनी है। सड़क पर एक भी गलती आपकी जान ले सकती है, लेकिन फिर भी लोग इन पर सफर करते हैं। आप भी सीट बेल्ट लगा लीजिए और चलिए आपको ले चलते हैं दुनिया के 10 मोस्ट एक्सट्रीम रोड्स पर। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर है रशिया के हाईवेज, जहां अजीबोगरीब पागलपन देखने को मिलता है। ये देख के आपको पता चली गया होगा कि रशिया में दुनिया के सबसे खराब ड्राइवर्स रहते हैं। हम लोगों का प्राइवेट कार्स के साथ रिश्ता ज्यादा पुराना नहीं है। बेसिकली सब कुछ 1991 के बाद शुरू हुआ और तब से हम बहुत बड़े कंज्यूमर बन गए। हम कार्स खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार खरीद लेने से कोई अच्छा ड्राइवर नहीं बन जाता, और ये एक फैक्ट है। यहाँ पर हर साल लगभग 2 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पर एक ब्रिटिश रोड के मुकाबले एक्सीडेंट होने का चांस 6 गुना ज्यादा रहता है। कहीं पर सड़कों की हालत खराब है, कभी कोई डेंजरस ड्राइविंग करता है, कोई नशे में गाड़ी चलाता है, और यही नहीं, कई बार पैदल चलने वाले टक्कर मार देते हैं। रशिया के सभी रोड्स का यही हाल है, इसलिए ड्राइवर्स को इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। पर अब लोगों ने इस दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, डैश कैम्स। यहाँ गाड़ियों पर लगे कैमरास हमेशा ऑन रहते हैं और इस सारे पागलपन को रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये टायर एक एरोप्लेन से फटकर यहाँ आया है। लीजिए, इस ट्रक ने अपने सामान को सड़क पर ही डिलीवर कर दिया है। अब उठो और अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचो। तो दोस्तों, सड़कों पर आपने इस तरह का पागलपन शायद ही कहीं और देखा होगा। हमें फास्ट लाइफ पसंद है, पर हमारे जीन्स में स्पीड नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि हम लोगों की लाइफ फास्ट हो और हमारी लाइफ में स्पीड हो, पर हमारी ये चाहत हमारी लाइफ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। रशियन हाईवे पर निकलेंगे तो हो सकता है कि आपको भी कुछ अजीबोगरीब एक्सीडेंट्स देखने को मिल जाएं। ध्यान से, गाय आ रही है। कहा था ना, संभल के। नंबर 9 पर है कनाडा का कूटने पास, जहां ड्राइवर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं एवलांचेस। वेस्टर्न कनाडा में रॉकी माउंटेन्स पर जमी हुई बर्फ को चीरता हुआ निकलता है 80 किलोमीटर लंबा कूटने पास। ये हाईवे 3 का एक हिस्सा है। सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया के दूर दराज के कस्बों को जोड़ने वाला ये रास्ता किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, लेकिन इस 6000 फुट ऊंची सड़क की एक प्रॉब्लम है। इस पर हर साल कई सौ एवलांचेस गिरते हैं। अगर एवलांच कार से टकरा जाए तो आपका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर एक एवलांच इस हाईवे को बंद कर देता है तो हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कूटने पास वो अकेला रास्ता है जिसके जरिए इस पहाड़ को पार किया जा सकता है। तो अगर ये हाईवे बंद होता है तो वहाँ का सारा बिजनेस और सब कुछ ठप हो जाता है, वो रुक जाता है। इस सड़क से हर हफ्ते 1600 गाड़ियां गुजरती हैं और दूर दराज की कम्युनिटीज तक जरूरी सामान पहुंचाती हैं।
अगर ये रोड एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो नेल्सन में राशन की तंगी हो जाती है। पास के वेस्ट साइड पर बसी सारी कम्युनिटीज मुश्किल में आ जाती हैं। यहाँ एक तो बहुत ज्यादा स्लोप्स वाले पहाड़ हैं और दूसरा बर्फबारी बहुत होती है, इसलिए कूटने पास कभी भी अचानक एवलांच की वजह से बंद हो सकता है। लोकल बॉयज मार्क टॉबॉट और ऑरी ग्रांट एवलांच स्पेशलिस्ट हैं। ये इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। आज ये रोड के ऊपर वाली स्लोप्स की तरफ जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि वहाँ की बर्फ कितनी स्टेबल है। हम वेदर फोरकास्ट को लेते हैं और हमारे पास अपना स्नो पैक डेटा होता है जिनसे हम एवलांच हैजार्ड फोरकास्ट करते हैं। इस बर्फ में यहाँ वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्नोमोबाइल्स। ये सफर खतरनाक होता है, पर ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि नीचे मौजूद रोड पर एवलांच तो नहीं गिरेगा, ऊपर की बर्फ को टेस्ट करना जरूरी होता है। आज यहाँ से जाने वाले सारे मोटरिस्ट की सेफ्टी इनके हाथों में है और टीम लीडर रॉब एंडरसन अच्छी तरह जानते हैं कि एवलांचेस किलर्स होते हैं। इस पास पर कई लोग मर चुके हैं, कई गाड़ियां एवलांचेस में दब चुकी हैं। यहाँ ये गुजरने वाले बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वो एवलांच एरिया से जा रहे हैं। कुछ तो आराम से रुक जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने आए हों। हम कोशिश करते हैं कि रिस्क को जितना कम कर सके उतना कम करें। कई सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेते हैं, पर फिर भी एवलांचेस का कोई भरोसा नहीं होता। अब सड़क के ऊपर वाले पहाड़ पर एवलांच जोन के बीच मार्क और ओरी स्नो की कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। जब स्नो गिरती है तो लेयर्स में गिरती है और उनमें से कुछ लेयर्स स्ट्रांग होती है और कुछ लेयर्स वीक होती हैं। तो हम यहाँ बर्फ के अंदर डिग करते हैं और उसके बाद स्ट्रांग वाली और वीक वाली लेयर्स को अलग करते हैं। देखते हैं कि कौन सी स्नो आपस में जुड़ी रहेगी और कौन सी आगे चलकर प्रॉब्लम खड़ी करेगी। ओरी के टेस्ट से इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि इस पूरे स्लोप पर मौजूद बर्फ कितनी स्टेबल है। 1, 2, 3, 4 ये वाली ठीक है। यहाँ पर नीचे 50 सेंटीमीटर पर एक वीक लेयर है और उसके ऊपर बहुत सारी स्नो है और जो फोरकास्ट मिला है उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एवलांचेस आ सकते हैं। 4, 5, 6 एक तरफ एवलांच का खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ सामान का पहुंचना भी जरूरी है, तो फिलहाल ये पास को खुला रखने का फैसला करते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। हम रास्ते को ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते क्योंकि इससे कीमती वक्त बर्बाद होता है और ना ही हम एक्सीडेंट के होने का इंतजार करते हैं। आज की रात रॉब और इनकी टीम के लिए बहुत भारी होगी। इन्हें उम्मीद है कि ये बर्फ सुबह तक टिकी रहेगी। अगली सुबह 7 बजे रात में आए तूफान ने स्नो को 12 इंच और बढ़ा दिया है। ज्यादा स्नो मतलब और इंतजार। अब रॉब एंडरसन के पास कूटने पास को बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब हम देखते हैं कि सेफ्टी का मार्जिन बहुत कम रह गया है तो हम हाईवे को बंद करके एवलांच कंट्रोल का काम शुरू कर देते हैं और आज हम वही करने जा रहे हैं। स्नो पैक्स एक नेचुरल एवलांच में नीचे आ सकते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये कब होगा। मुझे बस 15 सेकंड्स दो। अब रॉब के पास रोड को सेफ रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक रोड बंद है एवलांच को खुद ट्रिगर करना। इस काम के लिए रॉब और उनकी टीम के पास कुछ सीक्रेट वेपन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स और एक्सप्लोसिव्स। हेली बॉम्बिंग सबसे असरदार तरीका है, हालांकि इसमें काफी रिस्क भी होता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि एक्सप्लोसिव्स बिल्कुल सही जगह गिरे। जब वो सही जगह पर गिरते हैं तो उसके बाद एवलांच शुरू होने के बाद देर नहीं लगती। इससे ज्यादातर टाइम आप सही जगह हिट करते हैं और ये काफी इफेक्टिव भी है और क्विक भी। हम सबसे पहले उन एरियाज को चुनते हैं जिनसे स्नो रिलीज नहीं हुई होती और जिनसे हाईवेज को ज्यादा खतरा हो सकता है। बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स के साथ पहाड़ के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ना, ये एक एवलांच स्पेशलिस्ट के काम का सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सा होता है। पोजीशन पर पहुंचने के बाद मैं एक्सप्लोसिव्स को टारगेट पर गिरा दूंगा और फिर हम वहां से हट जाएंगे। इस टीम के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि कंट्रोल्ड एवलांच को ट्रिगर करने के लिए एक्सप्लोसिव्स को कहाँ गिराना है। ये एक अच्छा स्पॉट रहेगा, क्या कहते हो रॉब? हाँ, यहाँ ठीक रहेगा।
बॉम्ब्स अवे। रॉब उस खास स्पॉट पर लगभग 13 किलो से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव गिराएंगे। उसके बाद इनके पास ब्लास्ट जोन से निकलने के लिए 90 सेकंड्स होंगे, वरना शॉकवेव हेलीकॉप्टर को हिट कर देगी। बॉम्ब्स अवे। हेली बॉम्बिंग से कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ा एवलांच गिरने लगता है और खतरा टल जाता है। अब ये रोड सेफ है, लेकिन इसे दोबारा खोलने से पहले इस बर्फ को हटाना होगा। सिर्फ 2 घंटे के बाद कूटने पास पर गाड़ियों की आवाजाही पहले की तरह शुरू हो चुकी है। रॉब और इनकी टीम तारीफ और शाबाशी की हकदार है। आगे देखिए, इंडिया में ट्रैफिक की धीमी चाल और एक आउटबैक रोड जो सबसे अलग है। हम एक बेहद खतरनाक एवलांच एली से होकर गुजरे और अब नंबर 8 हमें लेकर जा रहा है ऑजी आउटबैक में टेनेमाई रोड पर। ऐसी रफ रोड आपने कहीं नहीं देखी होगी। 1060 किलोमीटर लंबी धूल और रेत से भरी रोड जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग्स को दूसरे नॉर्थ वेस्ट में मौजूद किम्बरली की नॉर्थ माइन से जोड़ती है। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए फाइट करनी पड़ती है। ट्रकर्स और रोड में मुकाबला चलता रहता है। ये सड़क एक से एक ट्रक्स की धज्जियां उड़ा चुकी है। और ये सिर्फ ट्रक्स नहीं है, ये सुपर ट्रक्स हैं जिन्हें रोड ट्रेन्स कहते हैं। ये रोड ट्रेन्स बहुत जानदार होते हैं। बेसिकली ये वो ट्रक्स हैं जो ट्रेलर्स को खींचते हैं, पर एक बार में एक ट्रेलर को खींचने की जगह ये 2, 3, 4 को खींचते हैं। बेन ग्रेलिंग ने दुनिया के सबसे बड़े ट्रक्स में से एक का स्टीयरिंग संभाल रखा है और ये बदनाम टेनेमाई रोड पर है। बेन ने अपनी पूरी लाइफ आउटबैक में बिताई है। ये तब से ट्रक चला रहे हैं जब से इनके पैर पेडल्स तक पहुंचने लगे थे। आज इन्हें 10 घंटे का सफर तय करना है। ये अपने साथ कंस्ट्रक्शन के सामान से भरे 4 ट्रेलर ले जाने वाले हैं। जी हाँ, इन्हें एक माइन में कुछ पत्थर पहुंचाने हैं। ऑस्ट्रेलिया के रफेस्ट रोड्स पर एक्सपीरियंस बहुत अहमियत रखता है। टेनामी रोड ट्रक्स के खराब होने के मामले में बहुत ही बदनाम है। आपको अपने ट्रक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कब कैसे ड्राइव करना है। 28 सालों तक बड़े ट्रक्स को ड्राइव करने के बाद बेन को पता है आने वाले सफर के लिए अपने ट्रक को किस तरह तैयार करना है। ये सफर को आसान बनाने के लिए अपने टायरों का प्रेशर थोड़ा कम कर रहे हैं। मैं इन टायर्स का प्रेशर 60 psi कर देता हूँ, आगे से लेकर पीछे तक। इनके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ये उनमें से एक थी। हो गया, अब हम चल सकते हैं। हड्डियों को हिला देने वाली ये ड्राइव किसी आम ड्राइवर के बस की बात नहीं है। एक ट्रक, साथ में 4 ट्रेलर्स, 80 पहिए और ब्रेक्स के 40 सेट। ऐसे में बहुत कुछ गलत हो सकता है। यहाँ से 580 किलोमीटर दूर तक न तो खाने पीने का कोई इंतजाम है और न ही फ्यूल का। और तो और टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और यहाँ वाइल्ड लाइफ के अलावा और भी कई खतरे हैं। यहाँ इस जगह पर बहुत सारे जंगली घोड़े, ऊंट, कंगारू, कैटल होते हैं और अगर हम बीच में रुक जाएं तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी भी पलट सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है। $560 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बेन एक रूटीन चेक करते हैं। रोड अपना असर दिखा रही है। इनके ब्रेक बूस्टर्स में से एक ढीला हो गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। पता ना चलने पर टायर्स में आग भी लग सकती थी। इन्हें इसे हटाना होगा। इस बार बेन ने इसे कोई नुकसान होने से पहले देख लिया। 30 मिनट बाद इन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया। पर मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई। इस रोड पर सबसे बड़ा डेंजर दूसरी गाड़ियां होती हैं। वो टूरिस्ट, वो लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि वो स्टीयरिंग के पीछे क्या कर रहे हैं। तेज चल रही गाड़ियां बहुत ज्यादा धूल उड़ाती हैं, जिससे ड्राइव करना मुश्किल और खतरनाक हो जाता है। और 960 किलोमीटर का सफर तय होने के बाद एक और प्रॉब्लम, भयानक तूफान। एक डेजर्ट स्टॉर्म धूल भरे टेनामी ट्रैक को कीचड़ में बदल सकता है।
या उससे भी बुरा, उसे बर्बाद कर सकता है। बेन को इसी बात का डर है, अगर ये यहाँ फंसे तो इनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। ये इतना मडी हो जाता है कि अगर आप फंस जाएं तो दूसरे लोग भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे वो भी फंस जाएंगे। फाइनली दुनिया के सबसे मुश्किल रोड पर 10 घंटे का सफर तय करने के बाद अब माइन नजर आने लगी है। ये अपने कैबिन में 7 घंटे की नींद लेंगे और उसके बाद फिर से वापस जाने के लिए टेनामाई रोड पर निकल पड़ेंगे। नंबर 7 पर होगा ट्रैफिक जैम, इंडियन स्टाइल में। इंडिया की कैपिटल दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं और सड़कों पर बेहिसाब गाड़ियां। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो सारी गाड़ियां चांदनी चौक में ही आ गई हैं। ओल्ड दिल्ली में ट्रैफिक जाम होता है, चलाने की मुश्किल होता है रिक्शे, और बहुत मुश्किल की परेशानी होता है, उठाता है हम लोग। यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिक्शा, बाइसिकल्स, बीच में गाय भी और कभी कभी हाथी भी। इन सड़कों को लगभग 400 साल पहले मुगलों ने बनाया था। पुरानी दिल्ली की ये पतली सड़कें इतनी सारी गाड़ियों के लिए नहीं बनी थी। इन एक्सट्रीम रोड्स पर सबसे बहादुर होते हैं रिक्शा वाले। जहीर जनू पिछले 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं और बचते बचाते हुए अपनी रिक्शा चला रहे हैं। ये चांदनी चौक से जितनी जल्दी निकलते हैं, अपनी फैमिली के लिए उतने ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। अगर इस रोड के कुछ रूल्स हैं भी तो उन पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ का रूल जो है ना मैडम, यहाँ पे रूल सही नहीं है। कभी किसी रास्ते से निकल जाता, कभी रॉन्ग साइड से निकल जाता, कभी और कोई रास्ते से निकल जाता है। इसमें इस पागलपन के बीच अगर रिक्शा पर जहीर की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो वो है ही नहीं। डर तो लगता है, ऐसे ही करता हूँ, रोड पे खाली रोड में चलाता हूँ, कभी भी गिर सकते, कभी एक्सीडेंट हो सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इन सड़कों पर रिक्शा चलाना मुश्किल है तो इस ट्रैफिक में से बैलगाड़ी पर निकल कर देखिए। आज गिड्डी लाल और इनका बैल गाड़ियों के कुछ पार्ट्स डिलीवर करने जा रहे हैं। इसमें फ्यूल तो नहीं लगता, पर एक बैल की टॉप स्पीड 3.2 किलोमीटर पर आवर होती है, जिससे इनका ही नहीं बाकियों का भी वक्त बर्बाद होता है। गिड्डी यहाँ पर 25 सालों से सामान पहुँचा रहे हैं और ट्रैफिक हर साल और बढ़ जाता है। अब वो नवंट्री में एक इंच रास्ता करते थे, एक दिन में एक इंच, सगरा दिन में 8 घंटे में मैं पहुँचता था। बाजार की गलियों में हमेशा जाम लगा रहता है। वो ट्रैफिक जाम हो रहा है, पब्लिक जा रहा है, पब्लिक की जाम हो रहा है, बास की जाम हो रहा है, टंगा की जाम हो रहा है, बैलगाड़ी की भी जाम हो रहा है, रिक्शे की भी जाम हो रहा है। पूरा हॉर्न बजा रहा है, पूरा सिर गिरते आ रहा है। अब गिड्डी की बैलगाड़ी ने सबका रास्ता रोक रखा है। गुस्से से भरे परेशान ड्राइवर्स हॉर्न पर हॉर्न बजाकर इन्हें आगे बढ़ने को कहते हैं, पर ये मजबूर हैं। ये ट्रैफिक के गैप्स में से नहीं निकल सकते। माली लोगों को माल मंगाते हैं तो मैं कहाँ टाइम से पहुँचा पाऊंगा भाई, देर लगती है, उसमें जाते भीड़ लगती है। अब बहुत जल्दी करते हैं कि ना माल लेके आओ, माल लेके आओ, कहाँ से कितनी जल्दी माल लेके आ पाऊंगा। तो मत कराओ मेरे से भाई, इतनी जल्दी नहीं, मैं उड़ के थोड़े निकल जाऊंगा। लगभग 800 मीटर दूर कहीं ज्यादा बेचैन जहीर को ट्रैफिक से बच निकलने का एक मौका नजर आया है। ये अपने रिक्शा को लेकर एक साइड रोड पर निकल गए, पर इनकी ये चाल भी कामयाब नहीं हुई। कुछ ही मिनटों बाद इन्हें फिर से ट्रैफिक से भरी हुई मेन रोड पर आना पड़ा, और ऐसे में लोगों को गुस्सा आना बहुत ही आम बात है। झगड़ा हो जाता है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है। किसी को और कुछ लग गया, उठा के चट्टा मार देता है, रिक्शा वाला को और भी कुछ परेशानी कर देता है। जहीर के लिए ये तनाव झेलना रोज का काम है। मैं तो भगवान से अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो मैंने आज से शाम तक दुआई करता हूँ, तो आज भी बात किया तो फिर कल भी बचा लेता। आखिरकार गिड्डी लाल भी अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। इन्हें लगभग 3 किलोमीटर का फासला तय करने में 2 घंटे लग गए और अब इन्हें उसी रास्ते से वापस भी जाना है। चांदनी चौक की सड़कें उससे ज्यादा झेल रही हैं जितने के लिए इन्हें बनाया गया था। इंडिया की कैपिटल में भीड़ से भरी ये सड़कें जिंदगी की एक हकीकत हैं।
नंबर 6 पर दुनिया के मोस्ट लॉलेस साउथ अफ्रीकन हाईवेज। ये सड़कें क्रिमिनल एक्टिविटीज का एक गढ़ बन चुकी हैं। हालात इतने खराब हैं कि यहां पर सड़क के किनारे खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं है। यहां तक कि आपका अपना गैरेज भी सेफ नहीं है। पर एक क्राइम है जिसके लिए ये रोड्स बहुत मशहूर हैं। साउथ अफ्रीका के क्रिमिनल्स की नजर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं रहती, ये आपकी कार चाहते हैं। यहाँ कोई भी किसी पर भी गन रख के कह सकता है कि है मुझे अपनी कार दे दो, और उसे देनी पड़ती है। कार जैकिंग। अगर कोई आदमी पेट्रोल पंप पे गन लेकर आपके पास आता है तो आप उसे अपनी कार देने से मना नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका के रोड्स पर कार जैकिंग एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। उनकी नजर सबसे ज्यादा आपकी कार पर रहती है, क्योंकि पैसे आसानी से मिल जाते हैं। वो उसे वर्कशॉप में ले जा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, मतलब कि कैश इंस्टेंटली। यहाँ हाईवे रॉबरी कहीं भी कभी भी हो सकती है। जोहानिसबर्ग के फेयरव्यू डिस्ट्रिक्ट का ये इंटरसेक्शन इस मामले में बहुत बदनाम है। पूरे देश में हर साल 10,000 से ज्यादा कार जैकिंग्स होती हैं, यानी हर घंटे में एक से ज्यादा। साउथ अफ्रीका में कार जैकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें चोरी, डकैती और अपहरण सब शामिल है। नंबर 5 पर पाकिस्तान की सबसे घुमावदार सड़क जो आपका सर चकरा दे, लाहौरी पास। लोकल पाकिस्तानी इस माउंटेन पास को हिल्स रोड भी कहते हैं। यहाँ हर साल लगभग 11 लोगों की मौत होती है। लाहौरी पास सभी पासेस में सबसे खतरनाक है। अगर आप पाकिस्तान के उस हिस्से के किसी भी ड्राइवर से पूछेंगे तो वो कहेगा लाहौरी पास पर ट्रक चलाना सबसे मुश्किल काम है। और ये मोड़ों से भरी भयानक सड़क लदे हुए ट्रक से भरी रहती है। यहाँ के ड्राइवर्स को सामान पहुँचाने की बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि वक्त पे पहुँचाने पर इन्हें बोनस मिलता है। बहुत कुछ होता है। लॉरीज में जोर का म्यूजिक बजता है, कभी कभी तो वो एक हाथ से ड्राइव करते हैं। इस 240 किलोमीटर लंबे रास्ते को हिमालयन माउंटेन्स को खोद कर बनाया गया है। ये रिमोट चिट्रल वैली से शुरू होकर डियर नाम के कस्बे तक जाता है। ये दुनिया के सबसे डरावने रास्तों में से एक है, और मुझे नहीं लगता कि इसे लोग रोड्स मानते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास सिर्फ यही एक रोड है। इसके बिना वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाएंगे। एलेक्स ट्रेडवे उन कुछ वेस्टर्नर्स में से एक हैं जो इस रोड पर ड्राइविंग कर चुके हैं। ये ब्यूटीफुल तो है, पर ब्यूटी एंड बीस्ट वाला मामला है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस पास पर ट्रक चलाना यहाँ के गांव वालों के लिए रोजी रोटी कमाने का एकमात्र तरीका है। ये अपनी जान को हर रोज खतरे में डालते हैं। ये रोड स्टीप, पतली और बेहद खतरनाक है। इसमें एक के बाद एक मोड़ आते ही रहते हैं, और साथ में चढ़ाई भी। इतने सारे मोड़ हैं कि कुछ देर में सर घूमने लगता है। कुछ ट्रकर्स यहाँ पर कमाए गए पैसों को अपने ट्रक्स को बहुत अच्छी तरह से सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपने ट्रक्स को बहुत शौक से सजाते हैं। उनको लगता है कि जितना अच्छा ट्रक लगेगा उतने ही अच्छे वो भी लगेंगे। डेकोरेशन की वजह से कुछ ट्रक्स का वजन आधा टन तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रक को चढ़ाई पर और तीखे मोड़ों पर चलाना और मुश्किल हो जाता है। यहाँ स्टाइल को सेफ्टी से ज्यादा अहमियत दी जाती है। सड़क के एक तरफ गहरी खाई है, और जब यहाँ दो ट्रक आमने सामने से गुजरते हैं तो दोनों यही दुआ करते हैं कि ये सड़क उन्हें संभाल ले। लाहौरी पास के ड्राइवर्स अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। मुझे तो सोचकर ही डर लगने लगता है। आगे देखिए, जापान की रोड्स इतनी एक्सट्रीम हैं कि इनकी वजह से एक नई मोटर। हमने हिमालयाज और पाकिस्तान में बने घुमावदार और खतरनाक रास्तों पर सफर किया। अब नंबर 4 पर जापान की टोगे रोड्स, जिन पर धीरे चलने वालों का कोई काम नहीं। टोगे एक तरह की जापानीज माउंटेन रोड है। ये देश की चोटियों और घाटियों में से पुराने रास्तों से होकर गुजरती हैं।
ये हाईवेज अपनी ढलान और तीखे मोड़ों के लिए मशहूर हैं और यहीं पर जन्म हुआ एक वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीम फिनोमिनन का। ड्रिफ्ट रेसिंग। जोश से भरे ड्राइवर्स और सुपरफास्ट हाईली मॉडिफाइड कार्स पहाड़ से नीचे जाती हैं, स्किड करती हुई। इस तरह की ड्रिफ्टिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है और यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच बहुत हल्की सी लकीर होती है, बस। ड्रिफ्टिंग की शुरुआत यहाँ पर 30 साल पहले केइची सुचिया ने की थी। तब ये सिर्फ एक यंग रेसिंग ड्राइवर थे, लेकिन आज ये ड्रिफ्ट किंग के नाम से मशहूर हैं। मैं सबसे पहला ड्राइवर था जिसने टोगे पर ड्रिफ्ट किया था। 1985 में केइची एक चैंपियन रेसर बनना चाह रहे थे। इन्होंने स्पीड हासिल करने का एक यूनिक और एक्सट्रीम तरीका ढूंढा। मैं जीतना चाहता था, तो मैं बाकी ड्राइवर से थोड़ा देर से ब्रेक लगाना चाहता था, पर जब मैंने ऐसा किया, लेट ब्रेक लगाया, तो जो टेल थी वो स्लाइड हो गई। ड्रिफ्टिंग की आर्ट में महारत हासिल करने के लिए एक्सट्रीम स्किल की जरूरत होती है। एक टेक्निक जिसे आपको मास्टर करना होता है वो है आर्ट ऑफ हीलिंग एंड टोइंग। इसमें आप ब्रेक पैडल प्रेस करने के लिए अपने टोज यूज करते हैं और एक्सेलरेटर को प्रेस करने के लिए अपनी हील, और इसी से खास स्पीड मिलती है। केइची को इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो इन्होंने सोचा कि इसके लिए टोगे रोड के इस रेडीमेड रेस ट्रैक से अच्छी और क्या जगह हो सकती है। इस पे शार्प हेयरपिन कॉर्नर्स हैं और लंबे घुमावदार स्ट्रेचेस। यहाँ पर इंसान और रोड ने मिलकर एक मोटर स्पोर्ट सेंसेशन क्रिएट की है। मुझे इसकी जितनी आदत पड़ गई, रेसिंग में ड्रिफ्टिंग उतनी ज्यादा काम आने लगी। टोगे पर केइची की फास्ट और फ्यूरियस ड्राइविंग ने दूसरे रेसर्स का ध्यान खींचा। जो यंग ड्राइवर्स थे उन्होंने मुझे टोगे पर ड्रिफ्टिंग करते हुए देखा, तो उन्हें ये कमाल का लगा, मजेदार लगा। जल्द ही बहुत सी टोगे रोड्स दुनिया की सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट का एरिना बन गईं। ड्राइवर्स 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बम्पर मिलाकर नीचे जाते हैं। ये पागलपन है। लोग इतनी पतली सी सड़कों पर मैक्सिमम स्पीड पर ड्राइव करते हैं, और वो भी एक दूसरे से बस 1 फुट की दूरी पर, और वो पूरे वक्त साइड की तरफ स्लाइड करते रहते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है। अगर आपकी टक्कर गार्ड रेल से होती है तो आपका खेल खत्म। इस डेयरडेविल स्पोर्ट ने पब्लिक का ध्यान खींचा। ड्राइवर्स को सेलिब्रिटीज की तरह पूजा जाने लगा। पर जापान की सड़कों पर रेस लगाना एक क्राइम था, इसलिए पुलिस ने बहुत सख्ती दिखाई। ड्रिफ्टिंग को उन सड़कों पर बैन कर दिया गया जिन पर इनका जन्म हुआ था, और वो ऑफिशियल रेस ट्रैक पर पहुंच गईं। इस तरह ड्रिफ्टिंग एक्सट्रीम रही, पर एक लीगल स्पोर्ट बन गई। ड्रिफ्टिंग जापान में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये इतनी फेमस है कि एक नया कार कल्चर शुरू हो गया है, जैसा आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं या दूसरे कल्चर्स में, और ये पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। द किंग ऑफ ड्रिफ्टिंग केइची सुचिया आज भी टोगेस का एहसान मानते हैं, पर इनके पास उनके लिए एक वार्निंग भी है जो इन माउंटेन रोड्स पर अपने हौसले को आजमाना चाहते हैं। किसी भी ड्राइवर को ये समझ लेना चाहिए कि ये बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक है, इसमें जान जा सकती है। नंबर 3 पर आर्कटिक का बेहद रिमोट डॉल्टन हाईवे। अलास्का में दुनिया की सबसे ठंडी और बर्फ से ढकी रोड्स हैं, पर उनमें से एक बाकी सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है, द डॉल्टन हाईवे, दुनिया की सबसे ज्यादा आइसोलेटेड रोड। हम आर्कटिक सर्कल के ऊपर हैं, कह सकते हैं कि हमें नहीं पता हम कहां पर हैं। यहाँ हालात खतरनाक और ट्रकर्स मजबूत होते हैं। आपकी जान जाते जाते नहीं बची, मतलब आपने यहाँ ज्यादा ड्राइविंग नहीं की है। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है मेंटेनेंस टीम का, जो इसे पूरे साल खुला रखती है। नवंबर में अलास्का में बहुत सर्दी पड़ती है। यही वो मौसम है जब ट्रकिंग एक्सट्रीम हो जाती है।
जहाँ तक ट्रकिंग कम्युनिटी की बात है, अगर आपने इस रोड पर ड्राइव कर लिया तो आप कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं। आज जैक जेसी डॉल्टन हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। ये अपने साथ 9000 गैलन हाईली फ्लेमेबल फ्यूल ले जा रहे हैं। कमाल की बात ये है कि इस रिफाइंड डीजल को दूर नॉर्थ में मौजूद प्रूडो बे की ऑयल फील्ड्स तक ले जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि बर्फ और पड़ गई है, या फिर बहुत बारिश है, या हवा है और कुछ दिख नहीं रहा है, ये चीजें हमें नहीं रोक पाती हैं। हम चलते रहते हैं। जैक का ये सफर डॉल्टन हाईवे पर अमेरिका के आखिरी बचे वीराने से होकर गुजरने वाला 666 किलोमीटर का ट्रिप है। इसमें 12 घंटे लगने चाहिए, लेकिन जैक इस सड़क पर 15 सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं और पिछले विंटर के बाद इन्हें पता है कि इसमें 5 दिन लगेंगे। ये जगह बहुत ही अलग थलग है। लिटरली कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई इंसान नहीं दिखता। हाँ, मूज और भेड़ियों और भालुओं से जरूर मुलाकात हो जाती है। सबसे पास के कस्बे से 400 किलोमीटर दूर ये रोड ज्यादातर आइसी पर्माफ्रॉस्ट के ऊपर बना है। इससे दूर और कुछ नहीं हो सकता। डॉल्टन हाईवे बहुत ही अनोखा हाईवे है और कमाल की बात यह है कि ये नॉर्थ अमेरिका का कोल्डेस्ट हाईवे है। आर्कटिक सर्कल की गहराइयों में मौसम में अचानक आया बदलाव ड्राइविंग को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। जब यहाँ तेज हवाएं चलती हैं तो सब सफेद हो जाता है। कई बार तो हमें बस अंदाजे से ड्राइविंग करनी होती है। जैक आज डॉल्टन पे मौजूद 250 ट्रकर्स में से एक है। ये बेहद जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें ये पहुंचाना ही होगा। जैक से 480 किलोमीटर नॉर्थ में है एटिगन पास। यहाँ पर द अलास्का रोड्स डिपार्टमेंट की सबसे मजबूत टीम तैनात है। इनका काम डॉल्टन को खुला रखना है। जहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरता हो वहाँ ये काम आसान नहीं होता। ये सबके बस का काम नहीं है। -30 तक तो फिर भी चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन उसके बाद इक्विपमेंट टूटने लगते हैं। कई दिनों की भारी बर्फबारी के बाद हाईवे टीम एक्शन के लिए तैयार हो रही है। आज इन्हें एक एवलांच को अचानक हाईवे पर गिरने से रोकना होगा। इसलिए कूटने पास की टीम की तरह ये भी पहाड़ पर बर्फ में ब्लास्टिंग करेंगे। इन्होंने अपनी बड़ी गन निकाल ली है और गन मास्टर गोर्डन स्कॉट इस हाईवे का सबसे खतरनाक काम करते हैं। इन गन्स को हल्के व्हीकल्स में रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, इसलिए कोई रिकॉइल नहीं होता है। तो आधी एनर्जी आगे से निकलती है प्रोजेक्टाइल के रूप में, और जो एनर्जी पीछे से निकलती है उससे बड़ी फ्लेम पैदा होती है। और अगर आप इसके पास 100 फुट के दायरे में हैं तो बस बचने का कोई रास्ता नहीं होता। गन के पोजीशन पे आने के बाद मेंटेनेंस टीम रोड को बंद कर देती है। फायर करने से पहले बहुत जरूरी होता है ये। अब हम यहाँ से कुछ शेल्स फायर करेंगे वहाँ उस स्नो पैक पर, और देखेंगे उससे कोई एवलांच ट्रिगर तो नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छा तरीका है हाईवे को ओपन और लोगों के लिए सेफ रखने का। गोर्डन को अपना काम जल्दी करना होगा। ये डेंजर जोन में काम कर रहे हैं और नीचे रास्ता बंद होने की वजह से डॉल्टन पे ट्रैफिक की लाइन बढ़ती जा रही है, जिसे जल्दी ही खोलना होगा। और अब ये तैयार हैं। स्नो पैक को शूट करने का वक्त हो चुका है। ये 4 इंच आर्टिलरी गन पहाड़ पर पहले से डिसाइडेड स्पॉट पर शेल को एक्यूरेसी से फायर कर सकती है। क्लोज द ब्रिज, सेफ्टी इज गुड, क्लियर द साइट, क्लियर द रोड। निशाना सही लगा। पहाड़ पर से बर्फ हट रही है, लेकिन अब रोड पर 75 टन मलबा इकट्ठा हो गया है। साउथ की तरफ से आ रहे जैक जल्दी ही आर्टिगन पास पर पहुंच जाएंगे। अगर इस बर्फ को जल्दी नहीं हटाया गया तो वो और बाकी ट्रकर्स अपने सामान को सही टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। कितना ही खतरा क्यों न हो, ये काम करना ही होगा। मैं इस पहाड़ी पर 7 और 8% ग्रेड पर क्लाइंब पर काम कर रहा हूँ। एक लोडर जिसके बकेट में बर्फ या मलबा भरा हो 10 से 15% ग्रेड पर पलट जाता है और मैं आधे पर हूँ। अगर किसी को कुछ हो गया तो सबसे पास का हॉस्पिटल 8 घंटे की दूरी पर है।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस रास्ते को खोलना ही होगा। एक घंटे की मेहनत के बाद पास क्लियर हो चुका है और अमेरिका के इस रिमोटेस्ट रोड पर ट्रक्स एक बार फिर से चलने लगे हैं। अगर ये लोग अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऑयल फील्ड में जरूरतमंद लोगों तक कुछ नहीं पहुंच पाएगा। नंबर 2 पर साइबेरियन हाईवेज। साइबेरिया 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैले फॉरेस्ट और विंड स्वेप्ट टंड्रा से बना है। यहाँ पर 4000 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बेकार ड्राइविंग रोड भी है। सिर्फ हौसले वाले ट्रकर्स ही इन हाईवेज पर रोजी रोटी की खातिर ड्राइव कर पाते हैं, लेकिन एडवेंचरस वॉल्टर कोलबैच और टोनी पेटी यहाँ मजे के लिए सफर करते हैं। मुझे वहाँ एडवेंचर के लिए जाना अच्छा लगता है। वहाँ जाना पसंद है जहाँ फॉरेनर्स पहले नहीं गए। मुझे नए एरियाज को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। सबसे पहला चैलेंज रोड्स खुद हैं। जब मैं रोड कहता हूँ तो इसका मतलब सरफेस रोड नहीं है, ये एक ग्रेडेड ग्रेवल ट्रैक है। सबसे बड़ा खतरा होता है कीचड़, धंसी हुई सड़क, रॉक स्लाइड्स जिनसे रोड्स टूट जाती हैं। वैसे इन ट्रैक्स की हिस्ट्री भी काफी अजीब है। इनमें से ज्यादातर को स्टार्लिंग के गुलैग्स के कैदियों ने बनाया था। यहाँ तक कि एक का नाम भी रोड ऑफ बोन्स है। कहते हैं कि ये उनकी लाशों के ऊपर से गुजरता है जिनकी मौत इसे बनाते हुए हुई थी। यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। सर्दियों में टेम्परेचर 70 डिग्री तक नीचे चला जाता है। गर्मियों में बारिश की वजह से इतना कीचड़ हो जाता है कि ट्रैफिक जैम्स लगने लगते हैं। जैसे कि ये यहाँ नशे में धुते ड्राइवर कीचड़ में फंस गया था और उसके पीछे ट्रक्स की 100 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। साइबेरिया में सब कुछ एक्सट्रीम होता है। गर्मियों में कोई कोई दिन होता है जब टेम्परेचर 40 डिग्री होता है और फिर 2-3 दिनों बाद 5 या 6 डिग्री हो जाता है। ठंड, बारिश, हवा, ओले। और इन खून चूसने वालों से भी खतरनाक होते हैं मांसाहारी। यहाँ पर भालू होते हैं, यहाँ पर भेड़िए होते हैं और एक अजीब सा अकेलापन होता है। ऐसे इलाके में आने के बाद आपको सच में एहसास होता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। वॉल्टर और टोनी के लिए ये खतरे एडवेंचर का एक हिस्सा है। जब आप इन रोड्स पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो भी कई दिनों तक या हफ्तों तक, तो आप होते हैं लूज सरफेसेस पर। आपको सरफेस पर 100% कॉन्सेंट्रेट करना होता है क्योंकि वो लगातार बदलता रहता है और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और आगे नंबर 1 पर देखिए, बोलिवियन एंडीज की गहराइयों में है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम रोड। अब तक हमने वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम रोड्स के काउंटडाउन में दुनिया के सबसे दूर के, सबसे बिजी और सबसे खराब रोड्स पर नजर डाली। और अब हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 पर है बोलिविया की डेथ रोड। ये है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम रोड, यूंगस पास। डेथ रोड को दुनिया के सबसे खतरनाक हाईवेज में से माना जाता है क्योंकि इस पर हर साल 200 से 300 लोगों की जान जाती है। ये 61 किलोमीटर लंबी सड़क कैपिटल लपास से कोरो इको नाम के कस्बे तक बोलिवियन माउंटेन्स में से घूम घूम कर नीचे जाती है। ये एक सिंगल लेन वाला कच्चा रास्ता है। ये सड़क इतनी पतली है कि 2 कार्स क्रॉस नहीं कर पाती, तो पास देने के लिए किसी को बिल्कुल किनारे पर जाना पड़ता है। और किनारे के आगे है 1900 फुट गहरी खाई। यहाँ पर सफर करने के लिए जिगर चाहिए होता है। आपने ऐसी खतरनाक सड़क नहीं देखी होगी। यहाँ जरा सी गलती से ही आपकी जान जा सकती है। अट्ठाईस दिसंबर 2011 को यूंगस रोड पर रात भर बहुत जोरदार बारिश हुई। उस रात बारिश बहुत ज्यादा हुई थी तो पूरी सड़क गीली हो गई थी और चारों तरफ पानी ही पानी था, यहाँ से लेकर वहाँ तक। सवारियों से भरी एक बस सड़क पर थी। बस में सवार लोगों में से एक थे एंटोनियो अगिला। अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी।
ड्राइवर ने बस अचानक ही रोक दी और उसे दिखाई दे रहा था कि आगे एक लैंडस्लाइड हो गया है, तो वो उतर के उसके पास देखने को गया और फिर वापस आया और सबको उतरने के लिए बोलने लगा। उसके बाद जो हुआ वो कैमरास में रिकॉर्डेड है। बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। उस वजह से रास्ता बहुत पतला हो गया था और बस बहुत भारी थी। ड्राइवर बस का वजन घटाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग उतरने को तैयार नहीं थे। उस बस में 3 बूढ़े लोग थे जो नीचे उतरने से मना कर रहे थे, तो ड्राइवर ने उनसे कहा कि आपको नीचे उतरना ही होगा वरना वजन बहुत ज्यादा है। आखिरकार वो बूढ़े लोग नीचे उतर गए और ड्राइवर आगे बढ़ने लगा। अचानक ही पिछला पहिया फिसलने लगा और सब लोग चिल्लाने लगे। बस नीचे जा रही थी लुढ़कती हुई और वो पेड़ों के बीच में जाकर गायब हो गई और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाए। बस 1000 फुट नीचे जा गिरी। ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन उसने अपने सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग नीचे उतर गए थे, वरना मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। और हर साल इस सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे रोड ऑफ डेथ कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद रोबोटो जैसे ड्राइवर्स को इस खतरनाक सड़क पर अपना सफर जारी रखना होगा। अगर हम खतरे के बारे में सोचते रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, ये एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज है। हमने सोच लिया है कि हमें ऐसे ही जीना है। सबसे भयानक हाईवे बोलिविया की डेथ रोड है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम।